गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सारा? एक बार चेक करके बता दो। ओके, क्लियर है। ओके, ठीक है। हम विश्व के महाद्वीप की सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने 6 महाद्वीप पढ़ रखे हैं, कंप्लीट 6 हो गए। आज एक नया और सबसे बड़ा महाद्वीप, जिस महाद्वीप का नाम है एशिया। मैंने आपको बता रखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप ही है। मैंने इसको एंड में इसलिए रखा, एक तो ये सबसे बड़ा है इसलिए, और इसमें समझाने की ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने सारे महाद्वीप पढ़ लिए तो ये बचाना, ये आपके आराम से हो जाएगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। एशिया महाद्वीप के बारे में जानने के लिए हम हर महाद्वीप जब भी पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेक करते हैं, भौतिक स्थिति चेक करते हैं कि उसके कौन सी दिशा में कौन से सागर, कौन सी जल संधियाँ और कहाँ पर कौन सा महाद्वीप या महासागर स्थित है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब हम पहले एशिया महाद्वीप के बारे में हल्की सी ये जानकारी रखते हैं कि एक तो एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, एशिया महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है ये? जितना भी स्थल वाला भूभाग है उसका 29.8% है। महाद्वीपों का कुल 29.8% ओनली एशिया महाद्वीप है। आप सोच लो, 30% के लगभग एशिया महाद्वीप खुद है, तो बाकी सब कितने छोटे महाद्वीप होंगे। एशिया का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो एशिया महाद्वीप कितना बड़ा महाद्वीप है। अब देखो, मैं एशिया महाद्वीप के बारे में आपको बताता हूँ कि कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है और कहाँ पर कौन सा सागर है। एशिया महाद्वीप यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तृत है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एशिया महाद्वीप के पश्चिम में हमें जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है वह है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें पता है पृथ्वी गोल है। एशिया महाद्वीप के इधर आएगा कंप्लीट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हम सिर्फ क्या देखते हैं, सामने से मैप को देखते हैं, लेकिन पृथ्वी गोल है। ग्लोब हम चेक करेंगे तो एशिया महाद्वीप के यहाँ पर आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आप ध्यान रखना। इसका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। यह आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ देशों के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी देशों के बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे बताऊंगा। यहाँ पर जो देश दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा देश, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस। ये आपको पता है। ये वाला देश है मंगोलिया। यहाँ पर चीन की सीमा है। ये भारत और ये म्यांमार। फिलहाल हमें इतने का ही पता करना है, क्योंकि हम भौतिक संरचना पढ़ रहे हैं, देश के नाम नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो, पहली चीज, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप बॉक्स में आ गया। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में इधर बना दो अफ्रीका। सिंपल। तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा? इधर बना दो यूरोप, लिख दो। एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? आर्कटिक सागर। फिर मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में सिंपल है, हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पर हमें आर्कटिक सागर, मैंने आपको बताया आर्कटिक महासागर, जो कि एशिया के उत्तर में विस्तृत है। तो उसके छोटे छोटे सागर है जो एशिया में आते हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, रूस का ये जो प्रायद्वीप है, इसका नाम है चुकची प्रायद्वीप, ठीक है। इस प्रायद्वीप के नाम पर यहाँ पर जो सागर है उसका नाम हो जाएगा चुकची सागर। इसको जूम कर देता हूँ।
आपको ये चीज़ पता है कि रूस का जो भाग एशिया में है, जो ज़्यादा ठंडा रहता है, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, उसी को साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सागर, इसका नाम है ईस्ट साइबेरियन सागर। ठीक है, दो हो गए अपने। फिर ईस्ट साइबेरियन सागर के लेफ्ट में, नाम से आप देख लो लिखा हुआ लेफ्ट, तो मतलब लेफ्टिन सागर। बहुत इजी है ना, लेफ्ट में लेफ्टिन सागर। और लेफ्टिन सागर के एशिया और यूरोप वाली सीमा पर ये अपना कारा सागर। ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं हल्का सा, फिर इसके बारे में बताता हूँ आपको। एशिया और यूरोप के बीच हम सीमा की देखें, तो एशिया और यूरोप के मध्य कुछ भौतिक राशियां हैं जो सीमा बनाती है। हम उनके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। एशिया और यूरोप की सीमा पर एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल है ना, पुराल मत पढ़ लेना। यू मतलब यूरोप, और एशिया यूरेशिया, उसके नाम से आप यूराल याद रख सकते हो। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा पर है, जहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम यूराल नदी, जो जाकर गिरती है कैस्पियन सागर में। ये हो गई यूराल नदी, ये गिरी कैस्पियन सागर में, तो ये दूसरा हो गया यूराल नदी। यूराल नदी के बाद हमें दिख रहा है कि एशिया और यूरोप की सीमा पर कुछ ऐसी संरचना दिख रही है, यह कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आप ध्यान रखना, कैस्पियन सागर जो एशिया और यूरोप की बॉर्डर पर स्थित है। कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पर है काकेशस पर्वत। इस काकेशस पर्वत में ही, जो काकेशस पर्वत श्रेणी है, इसी में ही यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसका नाम आप में से कौन बताएगा, कमेंट करो। कोई बता सकता है? माउंट एलब्रुच। ठीक है, अच्छा बताया। ये काकेशस पर्वत पर ही स्थित, आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर जो हमें सागर दिख रहा है, जिस पर मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, यह है काला सागर। काला सागर के आगे आपको ये वाला सागर दिख रहा है, यहाँ पर मैप में दिख रहा है ना, इस सागर का नाम है मरमरा सागर। और मरमरा सागर के बाद यहाँ पर इसके मुहाने पर है एजियन सागर। मुख्य रूप से देखा जाए तो एशिया और यूरोप की जो सीमा बनाते हैं, वो बनाते हैं यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर। काला सागर के छोटे मोटे और भूमध्य सागर के और भी बहुत सारे सागर है सीमा बनाते, लेकिन हम इतना याद नहीं रखते। बस अभी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम एशिया पढ़ रहे हैं, तो उसके आसपास के सारे सागर हमें पढ़ने हैं। ये मरमरा सागर, ये एजियन सागर, यहाँ पर आ गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जिस भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ चल रहे हैं, बारिश आ रही है, बहुत तेज ठंड है, ठंड के दिन चल रहे हैं। अभी जो कल ही बारिश हुई थी, ये भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से हुई थी। ये वो भूमध्य सागर उसका कसूरवार है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो नहर है, ये जो रेड कलर में महाद्वीप मैंने बनाया है, यह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा देश है मिस्र, जिसका कुछ भूभाग एशिया में भी है। वह सिनाई प्रायद्वीप का भूभाग है मिस्र का, जो एशिया में स्थित है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर एक नहर बनाई गई है। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर के बाद यहाँ पर देखो, जो जल राशि दिख रही है एशिया और अफ्रीका के मध्य, यह है लाल सागर।
लाल सागर के बाद ये अमन देश है, यमन, और इसकी एक जगह है यमन की जिसका नाम है अदन। तो अदन में एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है अदन की खाड़ी, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा अदन की खाड़ी। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया एशिया महाद्वीप के उत्तर में देखो सबसे इधर चुक्ची सागर, फिर ईस्ट में ईस्ट साइबेरियन सागर, इसके बाद लेप्टिन सागर, कारा सागर, एशिया और यूरोप की सीमा पर। फिर यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी। इतना हमने पढ़ा है, इतना हमें पता है। इसके बाद यहाँ पर हमें पता है अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, चीन के पूर्व में पूर्व चीन सागर, चीन के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर। ठीक है, ये जो द्वीपीय देश हमें दिख रहे हैं ये द्वीपीय देश है जापान, तो इनके मध्य जो सागर है वो है जापान सागर। ठीक है, जापान सागर हो गया। और यहाँ पर जो सागर है वो ओखोस्टक सागर। और ये वाला यहाँ पर है बेरिंग सागर। अब एक बार वापस आप चेक कर लो चारों तरफ से। मैंने आपको एशिया महाद्वीप के चारों तरफ जितने भी सागर जितने भी पर्वत है सारे दिखा दिए, आप एक बार सारे चेक कर सकते हो। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये सब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें जो देश दिखा रहा है मंगोलिया, इसका आप ध्यान रखना। भारत और ये श्रीलंका, इनके मध्य है पाक खाड़ी, पाक की खाड़ी। और ये जो कंप्लीट है हिंद महासागर। आप एक बार कंप्लीट चेक कर लो, फिर हम नेक्स्ट पर चढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रमुख जल संधियाँ। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप के जो पूर्व दिशा है वहाँ पर है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर है चुक्ची सागर और यहाँ पर बेरिंग सागर। ये वाले देश है रूस और ये है अलास्का। ठीक है, रूस और अलास्का। तो इनके मध्य ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम बेरिंग सागर के नाम पे बेरिंग जल संधि, विश्व की सबसे प्रमुख जल संधि है जो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य, ये आप ध्यान रखना। कौन सी? बेरिंग जल संधि। अभी मैंने आपको जस्ट लास्ट में पे बताया था यहाँ पर अपने एक महाद्वीप है, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। सिंपली अब देखो, भारत और अफ्रीका महाद्वीप, मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र। ठीक है, जो एशिया में भी स्थित है, हल्का सा सिनाई प्रायद्वीप उसका भाग, और जो पूरा देश है कंप्लीट अफ्रीका में स्थित है। इसलिए मिस्र को एशिया एंड अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर स्वेज नहर निकाली गई, यहाँ पर अपने था भूमध्य सागर,
और यहाँ पर अपने था लाल सागर। इस भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ रहा है? इनको जोड़ रहा है स्वेज नहर। ये हो जाएगी स्वेज नहर जल संधि। कौन कौन से महाद्वीपों के मध्य हो गई? ये हो गई, एक तो हो गया अपना अफ्रीका और दूसरा एशिया। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था ये लाल सागर है और यहाँ पर अदन की खाड़ी। इनके मध्य ये जो जल संधि दिखाई दे रही है इसका नाम है बाब अल मुंडेव जल संधि। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। फिर हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो पोर्शन है यह है काला सागर। काला सागर के बाद मरमरा सागर, फिर एजियन सागर। यहाँ पर देखो, जो मरमरा सागर है इसके और काला सागर के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम है बोस्पोरस जल संधि। ये विश्व की सबसे प्रमुख जल संधि है। क्यों? क्योंकि यूरोप से जो लोग एशिया में आते थे वो बोस्पोरस की जल संधि या बोस्पोरस के रास्ते से ही आते थे। यही रास्ता था जिससे लोग एशिया में प्रवेश करते थे पहले। इसका आप ध्यान रखना। यह तुर्की में स्थित है बोस्पोरस की जल संधि। और कौन कौन सागर के बीच में? यह अपना काला सागर और यह अपना मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर के मध्य बोस्पोरस जल संधि। फिर मरमरा सागर और एजियन सागर, इनके मध्य है डार्डेनल्स जल संधि। डार्डेनल्स ये भी सेम एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य कौन से देश में? तुर्की में। जैसे मैंने आपको बताया था मिस्र देश है एशिया और अफ्रीका का जंक्शन, वैसे ही तुर्की जो देश है उसका इस्तांबुल शहर है वह एशिया और यूरोप दोनों में विस्तृत है। तुर्की भी एशिया और यूरोप दोनों में है और मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका उन दोनों में स्थित है। यहाँ की प्रमुख जल संधियों में एक और जल संधि की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है। यहाँ पर पाक की खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी से होगी पाक जल संधि। अब जो ये पाक जल संधि है लोग सोचते हैं पाक नाम से भारत और पाकिस्तान के मध्य होगी, लेकिन नहीं। पाक जल संधि मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद जावा और सुमात्रा के बीच सुंडागर्त है, तो सुंडागर्त से इस जल संधि का नाम हो गया इंडोनेशिया के जो द्वीप है जावा और सुमात्रा उनके मध्य है सुंडा जल संधि। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में सब नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इसको आराम से देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पर चलूँ। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप से एक तो निकलता है आर्कटिक वृत्त, दूसरी निकलती है कर्क रेखा, तीसरी निकलती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा तो एशिया महाद्वीप के बहुत नीचे से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में से निकलती है। तो एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा की स्थिति अपन देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये देखो जो भूमध्य रेखा है वो एशिया महाद्वीप के एक ही देश से निकलते हुए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से यहाँ से निकल जाएगी, ये हो गई। तो जो भूमध्य रेखा है इस पर कौन सा देश है एशिया में? ये हो गया अपना इंडोनेशिया, सिर्फ इंडोनेशिया। एक ये याद करने में इजी रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्क रेखा है भारत के भी मध्य से गुजरती है, ये हमें पता है। वो एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ से निकलती है, यहाँ से देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेखा आपको दिख रही है कर्क रेखा, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो देश है वो ताइवान।
ताइवान के बाद यहाँ पर चीन, चीन के बाद ये वाला देश म्यांमार, म्यांमार के बाद भारत, भारत के बाद ओमान, फिर यूएई और सऊदी अरब। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो हम कर्क और भूमध्य रेखा की स्थिति जब चेक करते हैं, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, वह 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। अक्षांश व देशांतरों की स्थिति पर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्क रेखा एशिया के 7 देशों से गुजर रही है, और जो भूमध्य रेखा है एशिया के एक देश जिसका नाम इंडोनेशिया, वहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो आर्कटिक वृत्त है जो रूस के साइबेरिया वाला भाग से गुजरता है, तो इसका हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, या आप ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। देखो, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों में सबसे पहले एक चीज, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। 8,848.84 मीटर जिसकी हाइट है। कहाँ पर? हिमालय में। हिमालय का तो पता है, लेकिन बाकी बाकी पर्वत श्रेणियां मैं आपको दिखाता हूँ, इस मैप में डिनोट कर दूंगा सारी, आप उनको एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये एक गांव है जिस गांव का नाम पामीर। इस पामीर के गांव से पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है बहुत सारी। पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो है हिंदू कुश। ठीक है, अब इसका नाम हिंदू कुश। अब सिंपल देखो, हिंदू कब खुश होंगे? जब पाकिस्तान देश से अफगानिस्तान चले जाएंगे। आपको पता है कि अफगानिस्तान से भारत के टर्म ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के बजाय। तो पाकिस्तान से अगर कोई हिंदू अफगानिस्तान जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। सिंपल याद करने का है, इसमें कोई भी और मतलब ना लें, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मध्य, याद बहुत इजी। इसके बाद सुलेमान पर्वत, नाम से ही सुलेमान पर्वत मतलब, तो ये हो जाएगा अपने पाकिस्तान में। वैसे हल्का सा भारत व पाकिस्तान की सीमा पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से सुलेमान भी है। हिंदू कुश के यहाँ पर पाकिस्तान में है किरदर। किरदर पर्वत श्रेणी, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद पामीर गांव से एक और पर्वत श्रेणी निकलती है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय जब म्यांमार में आ जाता है तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा आपको पता है भारत व बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है। अराकान योमा का देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो पर्वत है वह विस्तार हिमालय का ही है, ये आप ध्यान रखना। बाकी अराकान योमा के बारे में बाकी हम आगे जो स्लाइड आएगी उसमें आराम से पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना ही पता रहना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है, ये हमें ध्यान होने चाहिए। हिमालय, सुलेमान, किरदर, हिंदुकुश और अराकान योमा, इतनी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इतना हमें पता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन। कुनलुन जो पर्वत श्रेणी है वह है चीन में स्थित है। तियान शान, इसका दूसरा नाम है टीएसान। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? चीन में स्थित है। यहाँ पर मंगोलिया और चीन की सीमा पर है अल्ताई की पहाड़ी, अल्ताई पर्वत। कहाँ पर? चीन व मंगोलिया की सीमा पर। यहाँ पर जो देश है वो चीन विस्तृत है और ये वाला मंगोलिया।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एल्ब्रुज, और एक और जिसका नाम जागरोज। ये दोनों ईरान में स्थित है। ठीक है। ये देश है तुर्की। तुर्की में दो पर्वत है जिनका नाम है पोंटिंग और टोरस। रिकी पोंटिंग वाला पोंटिंग याद करने के लिए आप कर लेना। पोंटिक, टोरस, ये दोनों पर्वत श्रेणियां तुर्की में स्थित है। एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से यही पर्वत श्रेणियां हैं। अब इनमें सवाल क्या पूछा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? हिमालय में। क्या नाम है जिसका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है, आप ध्यान रखना। सबसे ऊंची चोटी माउंट एक्स। अभी हमने मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत पढ़े थे। उन पर्वतों में हमने सबसे पहले पढ़ा था पामी नामक गांव से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, हिंदू कुश, जो कि किन किन के मध्य है? पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मध्य। उसके बाद हमने देखा था सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो भारत नेपाल में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कुनलुन और टिएसान जो कि चीन में स्थित है। फिर अराकान योमा जो कि भारत व म्यांमार की सीमा बनाता है। आप ये ध्यान रखना, अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है, जो ये म्यांमार है और ये भारत है, इनके मध्य सीमा बनाता है, ना कि बांग्लादेश के मध्य। ये चीज़ आप नोट कर लेना वापस जाके। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर अल्ताई की पहाड़ी है। जो अल्ताई की पहाड़ी है वो कहाँ पर? चीन व मंगोलिया के मध्य स्थित है, ये आप ध्यान रखना। ये मैं बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार। पठारों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। अब एशिया के प्रमुख पठारों में देखा जाए तो सबसे प्रमुख पठार है, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार। पामीर का पठार, ये पामीर का पठार है। एक तो ये दुनिया में सबसे ऊंचा है। दूसरा, इस पामीर के पठार से मैंने अभी आपको दिखाई थी, सभी पर्वत श्रेणियां इस पामीर के गांव से और पामीर के पठार से ही निकल रही है। इसलिए इस पामीर के पठार को एक तो कहा जाता है दुनिया की छत, और सारी पर्वत श्रेणियां निकलती है, इसलिए इसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे गांठ गुथी हुई रहती है, वैसे ऐसे लगता है कि पामीर के पठार से सारी पर्वत श्रेणियां गुथी हुई है। जैसे यहाँ पे अपने हो गया हिंदू कुश, सुलेमान, हिमालय, कुनलुन, टिएसान। इसलिए इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं, और सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। ये पामीर का पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आमिर का जो पठार है उसकी स्थिति है अफगानिस्तान, चीन व ताजिकिस्तान, इन तीनों देशों में विस्तृत है। इसके बाद हम देखते हैं पामीर के पठार के बाद जो एशिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख पठार है वो है तिब्बत का पठार। देखो, पामीर का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसलिए इसे दुनिया की छत कह दिया, सिंपल है। कहाँ कहाँ पर है? अफगानिस्तान, चीन, तजाकिस्तान में। इसके बाद कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा, जो साइज में सबसे बड़ा है, इसकी तो हाइट ऊंची है पामीर की, लेकिन वह पठार जो सबसे बड़ा पठार है, उस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, जो मुख्य रूप से चीन में स्थित है। एशिया की सभी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद एशिया महाद्वीप में एक सबसे प्रमुख पठार और है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। कहाँ पर स्थित है?
ये जो अनातोलिया का पठार है वह विस्तृत है तुर्की में। तुर्की में मैंने आपको दो पर्वत श्रेणी बनाई थी, कौन कौन सी? पोंटिक और टोरस। इस पोंटिक और टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। दो पर्वतों के मध्य जो पठार होता है कौन सा होता है? अंतरा पर्वतीय पठार। हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी हमने ये पढ़ा था। कौन सा? यूकोन का पठार था जो ब्रुक्स और अलास्का श्रेणी के मध्य था। यह अनातोलिया का पठार है, यह भी पोंटिक व टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसलिए यह अनातोलिया का पठार अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है। अब यहाँ पे जो टोरस पर्वत श्रेणी है, इस टोरस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट अरारात। आप ध्यान रखना। और अनातोलिया के पठार में एक इजमिर घाटी नामक जगह है जो केसर का बहुत विशाल तरीके से श्रेष्ठ केसर का उत्पादन करने में वर्ल्ड में फेमस है। इजमिर घाटी, ठीक है, कहाँ पर है? अनातोलिया के पठार में। यह आप ध्यान रखना। इसके बाद हम इसके पठारों में देखते हैं तो याकूत का पठार, ठीक है, साइबेरिया में स्थित याकूत का पठार। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठारों में देखा जाए, पहला हो गया तिब्बत का पठार, चीन में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है और एशिया की सभी नदियों का, लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल यही है। पामीर का पठार सबसे ऊंची हाइट पर है, सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर? अफगानिस्तान, चीन और तजाकिस्तान में स्थित है, इन तीनों के मध्य। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, पोंटिक व टोरस दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य, इसलिए अंतरा पर्वतीय पठार ये पठार है। इसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल को। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों में आप कुछ के नाम तो जानते होंगे, बचपन से पढ़े हैं। कौन सा? सबसे पहले हमने हमेशा पढ़ा है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत व पाकिस्तान के मध्य। थार के मरुस्थल का 85% भाग तो है भारत में और थार के मरुस्थल का 15% भाग है पाकिस्तान में, ये हमें पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में मंगोलिया में एक मरुस्थल जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। इसके नाम पर मत जाना, गोभी वाली गोभी नहीं है, गोभी का मरुस्थल है। और ये गोभी का मरुस्थल है ठंडा मरुस्थल है, ये आप ध्यान रखना। थार का मरुस्थल गर्म है, गोभी का मरुस्थल ठंडा है, क्योंकि ये साइबेरिया के पास में स्थित है, इसलिए ठंडा मरुस्थल है। इसके बाद हम देखते हैं दो प्रमुख जो मरुस्थल है वो है लूट ए दस्त, लूट ए कावीर। ये दोनों ईरान में स्थित है, लूट ए दस्त और लूट ए कावीर। इसके बाद हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों में देखें तो इनमें एक अपना होता है सबसे प्रमुख, यहाँ पर जो अरब देश है, ठीक है, अरब के देशों में मिलाकर एक मरुस्थल है जिसे कहते हैं अरब का मरुस्थल। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप ध्यान रखना। अरब का मरुस्थल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद हम एक मरुस्थल देखें, उसका नाम है रूब अल खाली। जो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब महंगी कंट्री है, वहाँ जाएंगे जेब खाली हो जाएगा, इसलिए रूबल खाली मरुस्थल भी कहाँ पर हो जाएगा? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। एशिया के प्रमुख मरुस्थल हम देख रहे हैं कि गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। ईरान में स्थित लूटे दस्त, लूटे काबिर अरब का मरुस्थल दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, और रूबल खाली सऊदी अरब में स्थित प्रमुख मरुस्थल है। इसके बाद हम एशिया महाद्वीप में देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख जिले। देखो, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जिलों में सबसे फेमस और सबसे पहले झील जो पढ़नी है, कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पर स्थित है? एशिया और यूरोप की बॉर्डर पे, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है एशिया और यूरोप की बॉर्डर पे, ये हमारी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन सागर। यूरोप महाद्वीप में मैंने आपको कैस्पियन सागर के बारे में डिटेल्ड बता चुका हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा एशिया और यूरोप की सीमा पर है
और विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई, लेकिन एशिया महाद्वीप में एक ऐसी झील भी है जिसका पानी विश्व में सबसे खारा है, ठीक है। उस झील का नाम है वोन झील, जो कि तुर्की में स्थित है, आप ध्यान रखना। वोन झील, सबसे खारा पानी। एशिया महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख झील मैंने आपको बताई थी कौन सी, कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी। लेकिन वह झील जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है वो हो जाएगी वोन झील, जो तुर्की में स्थित है। इसके बाद एक है विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है। विश्व की वह झील जो सबसे ज्यादा गहराई में है स्थित है, उसका नाम है बेकाल झील। कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया में, रूस में स्थित है। ये भी हम देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप में देखो, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई वह झील जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, वो भी हो गई। और विश्व की सबसे गहरी झील भी हो गई बेकाल झील, जो कि रूस या साइबेरिया में स्थित है। इसके बाद एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील में देखें तो इसके बाद आती पेनोंग झील। पेनांग जो झील है वह लद्दाख में स्थित है और खारे पानी की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है, ये आप ध्यान रखना। पेनांग झील एशिया में, भारत देश में, लद्दाख में स्थित है और खारे पानी की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों में यही आती है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख झीलें हम देखना चाहें तो उसमें और भी ऐसे ऐसे बालकस झील आ जाती है। उसके अलावा वोन झील, कैस्पियन सागर, ये सबसे प्रमुख वाली है, ये आप ध्यान रखना। बाकी जो और कुछ जिले हैं वो हम आगे शीट्स में देख लेंगे। मुख्य रूप से एशिया में अगर पूछते हैं तो एक तो सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की, दूसरी एशिया महाद्वीप की जो सबसे खारी झील कौन सी है ये पूछा जाता है, और एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, और एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है। इसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। मैंने आपको अभी बताया था कि एशिया महाद्वीप में एक पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है तिब्बत का पठार। अब इस तिब्बत के पठार से एशिया महाद्वीप की सारी प्रमुख नदियां निकलती है, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी, पालीन, मेकांग गंगा, यांग सिक्यांग, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वो भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। यांग सिक्यांग। इसके अलावा येलो नदी, जिसको हुआंगो भी कहते हैं, येलो या हुआंगो नदी। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी हम देख रहे हैं कि तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन कुछ नदियां जो तिब्बत के पठार से नहीं निकलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी? जिसमें एक आएगी गंगा नदी, तिब्बत के पठार से नहीं निकलती, क्रॉस कर दो, तिब्बत के पठार से नहीं निकलती। ठीक है, तामीर नदी, ये भी तिब्बत के पठार से नहीं निकलती। इसलिए गंगा और तामीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एशिया की प्रमुख नदियां होते हुए भी यह तिब्बत के पठार से नहीं निकलती। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अभी आपको पठार बताए थे, अनातोलिया का पठार, पोन्टिक और टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य बताया था, पोन्टिक और टोरस। जो टोरस पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारात। माउंट अरारात से दो नदियां निकलती है जिनका नाम दजला और फरात। इन्हें उनकी भाषा में कहते हैं टिग्रिस और यूक्रेटस।
दजला व फरात जो नदियां हैं, इन नदियों के मध्य ही एक सभ्यता जिसका नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस सभ्यता का विकास हुआ। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि विश्व में जितनी भी सबसे पुरानी सभ्यता है वो लगभग एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु नदी के मुहाने फैली है। चीन की सभ्यता है येलो नदी या होआंगो नदी के किनारे विकसित हुई है। वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला व फरात इन नदियों के मध्य फली फूली है। इसके बाद एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीपों में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप है बोर्निया, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप एशिया का बस। इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो में स्थित है। तीनों देशों की सीमा लगती है इस द्वीप में। इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो, ब्रुनई। बोर्नियो द्वीप जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, वह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई यहाँ पे स्थित है। होन्शु जापान है, वो एक द्वीप समूह वाला देश है। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, कोसु, ये जापान के प्रमुख द्वीप है। तो होन्शु कहाँ पे हो गया? जापान। इसके बाद है साइप्रस। देखो साइप्रस की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे ये अपना मैप है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर में एक ऐसा द्वीप है जिसका नाम साइप्रस है, लेकिन ये भाग किसका? एशिया महाद्वीप का। और वैसे देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिम तो देश कौन सा हो जाएगा? साइप्रस। द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में होते हुए भी ये एशिया महाद्वीप का भाग है, इसलिए अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूमध्य सागर में स्थित एशिया का द्वीपीय देश। ये एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप है जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट साइप्रस, इसका आप ध्यान रखना। भूमध्य सागर में होते हैं हम यूरोप में मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमतम वाला देश है या पश्चिमतम द्वीप है जिसका नाम साइप्रस है। अब एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीपों माने तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ही प्रायद्वीप का ध्यान रखना है, अरब प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है? जहाँ पर अरब देश है वहाँ पे अरब प्रायद्वीप है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में एक और प्रायद्वीप है जो दक्षिण का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का या दक्षिण का प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है एशिया महाद्वीप में? ये जो दक्कन का और दक्षिण का प्रायद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप में दक्षिण में भारत में विस्तृत है, ठीक है। अब देखो, आपको मैं पहले बता चुका हूँ प्रायद्वीप किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वह स्थल राशि जो तीन दिशाओं से जल से घिरी रहती है, वह प्रायद्वीप कहलाती है। वैसे तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप स्थित हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप के सबसे प्रमुख प्रायद्वीप इनमें एक तो अरब का प्रायद्वीप है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप जो भारत वाला है, दक्षिण में दक्कन का प्रायद्वीप। इसके बाद हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख चीज़ों में देखते हैं। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है लास्ट क्लास में, अभी कंटिन्यूस उसको सारा आपको डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिखने उतारने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार समझ लो। पहले समझा चुका हूँ, अब इस पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको बताया था एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जो विश्व का भूभाग वाला हिस्सा महाद्वीप वाला, उसका 29.8% है, ठीक है। और देखो, एशिया में ज़्यादा जो जमीन है वो भूमि योग्य नहीं है। एशिया में सिर्फ 17% भूमि ही कृषि योग्य है। लेकिन एशिया का देश भारत,
जिसमें 50% भूमि कृषि योग्य है, ये आप भी ध्यान रखना। अब सबसे पहले हमने पढ़े थे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। हिमालय पर्वत पढ़ा था, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी वाला पर्वत है, क्योंकि इसी पर्वत श्रेणी में हमें माउंट एवरेस्ट, केटू, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां दिखाई देती है। नेपाल में लोग इसे सागर माथा कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ऊपर हिमालय है, वहां से बर्फ से पानी गिर रहा है, तो सागर माथे पे आ रहा है, सागर माथा, इसलिए नेपाल वाले याद करने के लिए, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, बातानी माथा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.84 मीटर है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ पर स्थित है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर स्थित है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं कुनलुन शान, मैंने आपको बताया था ये पामीर की गांठ का हिस्सा है जो चीन में स्थित है। अल्ताई की पहाड़ी जो चीन में मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। थियान शान या टिए शान जो चीन में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, हिंदू कहाँ खुश हो जाते हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में आके, इसका मतलब ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में स्थित है। किरथर श्रेणी ये भी पाकिस्तान में, और सोल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान में स्थित है, इसका आप ध्यान रखना। सोल्ट रेंज कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। जागरोज और एलब्रुज ये दोनों ईरान में स्थित है, ये मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। टोरस पर्वत श्रेणी और पॉन्टिक, जिनके मध्य कौन सा पठार है, अनातोलिया का पठार, ये कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। फिर अराकान योमा ये भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत और म्यांमार के जो आपसी मतभेद, आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, मतभेद चलते रहते हैं, इसलिए जो चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, आप ध्यान रखना। अराकान योमा कहाँ पर है, भारत में म्यांमार की सीमा पर। भाग किसका है, वैसे तो ये हिमालय का ही भाग है, ठीक है, आप ये भी आप ध्यान रखना। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो है वह जापान में स्थित उस कहाँ का सबसे प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है, ये आप ध्यान रखना। और बामा, माउंट बामा है, ये इंडोनेशिया का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा इंडोनेशिया में क्रांकाताओ भी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इसका भी आप एक बार लिख लेना एक्स्ट्रा। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार में मैंने आपको बताया पामीर का पठार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत या दुनिया की छत कहा जाता है। ये तजाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में स्थित है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैप में भी दिखा चुका हूँ। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है वह कहाँ पर स्थित है, चीन में। ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, और ये एशिया के लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल है। दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार ये भारत में स्थित है। अनातोलिया का पठार मैंने आपको बताया अंतरा पर्वतीय पठार है, जो तुर्की में स्थित है। याकूत का पठार साइबेरिया में स्थित है, ये ठंडा पठार है याकूत का पठार, ये आप ध्यान रखना। इसके पश्चात एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि, मैंने आपको ये सारी जल संधियाँ मैप में बताई है कि जो बेरिंग जल संधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, जो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, उसके समांतर चलती है। कौन से दो महाद्वीपों के मध्य, एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया का कौन सा प्रायद्वीप, एशिया का चुकची प्रायद्वीप जो रूस में है, और अलास्का जो उत्तरी अमेरिका का देश है, जो यूएसए के अधीन है, उसमें स्थित है। उसके बाद है मलक्का जल संधि। मलक्का जो जल संधि है वह मलय प्रायद्वीप या सुमात्रा के मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि मैंने आपको बताया था, जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा गर्त है, वही सुंडा जल संधि है। बोस्पोरस की जल संधि ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि है, जो तुर्की में स्थित है, और इसके साथ डार्डेनल्स वो भी तुर्की में ही है, एशिया महाद्वीप में बोस्पोरस के पास में स्थित है, जो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पाक का नाम देख के आप पाकिस्तान मत कर देना। क्रा जल संधि जो एशिया की भूमि मलय प्रायद्वीप, ठीक, मलेशिया वाला जो प्रायद्वीप है उसके मध्य स्थित है। और डार्डेनल्स अभी मैंने बताया था तुर्की में स्थित, एशिया और यूरोप के मध्य, और मेनली तुर्की में ही स्थित है। हॉर्मुज की जल संधि है यूएई व ईरान के मध्य स्थित है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल में सबसे इंपॉर्टेंट है अरब का मरुस्थल। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, आप ध्यान रखना। कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके बाद रूबल खाली, मैंने आपको बताया सऊदी अरब आप जाओगे वहां पर आपकी जेब हो जाएगी खाली, इसका मतलब रूबल खाली कहाँ पर है, सऊदी अरब। गोबी का मरुस्थल,
ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया में स्थित है, थोड़ा सा इसका भाग चीन में भी स्थित है। साल्ट मरुस्थल ये ईरान में स्थित है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, आप ध्यान रखना। दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट दोनों मध्य ईरान या ईरान में स्थित है, आप ध्यान रखना। थार का मरुस्थल बताया था 85% हिस्सा भारत में और 15% पाकिस्तान में, और भारत में भी 61% राजस्थान में इसका जो हिस्सा है वह काराकोरम मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप, अभी मैंने सबसे एंड में आपको यही बताया था कि जो सबसे प्रमुख है वो अरब का प्रायद्वीप ही है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी इंडो चीन प्रायद्वीप है और भारतीय प्रायद्वीप ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी लोकेशन मैं आपको मैप में बता चुका हूँ सबकी। प्रमुख द्वीप बोर्नियो, मैंने आपको बताया था ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप है। होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू, कोसु ये चारों जापान के द्वीपीय देश है, और साइप्रस जो भूमध्य सागर में स्थित है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख जिलों में मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य स्थित है। कौन कौन से? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। कैस्पियन सागर जो झील है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व अजरबैजान इन 5 देशों में स्थित है। ये आप ध्यान रखना, खारे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील जो एशिया और यूरोप महाद्वीप के सीमा पर स्थित है। बेकाल झील मैंने आपको बताया था जो रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। बालखस झील ये कजाकिस्तान में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। देखो अरल सागर की आपको मैं स्टोरी बताऊं, पहले जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया के देशों का सबका पानी जो नदियाँ थी वह अपना जल अरल सागर में लाते थे। लेकिन जब से मध्य एशिया के टुकड़े हुए, सब देशों ने उन नदियों को अपने यूज के लिए, किसी को कृषि कार्यों के लिए, किसी को जो घरेलू कार्य, देश के कार्यों के लिए, पीने के पानी के लिए, चारों तरफ उनको फैला दिया। तो अब अरल सागर में कोई सी भी नदी आकर नहीं गिर रही। तो अरल सागर में कोई भी नदी नहीं गिरी, तो अरल सागर की साइज बहुत छोटी हो गई है। अरल सागर जो 1960 में था लगभग 100%, आज उसका 10% ही बचा है। इसलिए ये अभी इम्पोर्टेंट है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर। बोन झील यह तुर्की में स्थित है। यह वह झील है जिसका पानी सबसे खारा है, विश्व में सबसे ज़्यादा। इसका पानी लगभग 238% खारा है। इसके बाद हम देखते हैं पेनांग झील। ये जो पेनांग झील है वह लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। मेनली लद्दाख मान लो, इसका थोड़ा सा पार्ट तिब्बत में भी है। यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जो मैंने आपको बताया था। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों में तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी यांगटिसिक्यांग, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगटिसिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी, और चीन का शंघाई शहर वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटिसिक्यांग पर ही स्थित है। कौन सा? शंघाई शहर। हांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, इससे के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। जब इस नदी में ज़्यादा पानी आता है तो बाढ़ आ जाती है, जब ये सूखती है तो लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहते हैं। मेकांग गंगा, मैंने बताया था जो मेकांग गंगा नदी है वह चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम देश है, यहाँ में विस्तृत है। और ये एशिया के सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है। अब मैंने आपको जब यूरोप महाद्वीप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी है वहाँ से दो नदियाँ निकलती है, राइन और डेन्यूब। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से गुजरती है, और राइन नदी वहाँ की सबसे व्यस्तम नदी है। तो किसी भी महाद्वीप में अगर कोई नदी बहुत सारे देशों से निकले तो उसे वहाँ की डेन्यूब कहा जाता है। इसलिए जो मेकांग गंगा है इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा, क्योंकि ये गंगा नदी की तरह इसका पानी भी सब लोग पीने के लिए यूज लेते हैं और अपने कृषि वगैरह कार्यों के लिए भी यूज लेते हैं। और दूसरा डेन्यूब किस लिए कहते हैं? क्योंकि ज़्यादा देशों में फैलती है और ये दक्षिण चीन सागर में जाकर आखिर में गिर जाती है। दक्षिण चीन सागर की मैं आपको लोकेशन सबसे पहले वाले मैप में बता चुका हूँ, आप वापस एक बार चेक कर लेना। इसके बाद इरावदी नदी, इरावदी नदी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मा, पहले जो ब्रह्मा था आज म्यांमार हो गया, उसका प्रमुख शहर रंगून, जहाँ पर हमारे भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे जिनका क्या नाम था, बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको अंतिम समय में रखा गया था। इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
दजला फरात नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था। दजला और फराक नदियां हैं, ये दोनों पोन्टिक और टोरस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात से निकलती है। इन नदियों के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था इराक में, और इसके किनारे इराक का बगदाद शहर स्थित है। लीना नदी, लीना नदी है, यह बेकाल झील से निकलती है। बेकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद यह है आर्कटिक सागर में जाकर गिर जाती है। येनिसी नदी, ये भी रूस में उद्गम होती है, लेकिन ये भी आर्कटिक सागर में गिरती है। देखो, लीना, येनिसी, ओब, ये नदियां वो है जो आर्कटिक सागर में गिरती है, लेकिन रूस की एकमात्र नदी है आमूर नदी, जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तीनों तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन जो आमूर नदी है वह पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में गिर जाती है, ये आप ध्यान रखना। सरामम नदी, ये अरल सागर में गिरती है। मैंने आपको बताया था पहले, ये नदियाँ, सारी नदियाँ अरल सागर में गिरती थी, लेकिन आजकल अरल सागर में पानी कम हो गया, क्योंकि लोगों ने अपने पर्सनल कार्यों के लिए, अब हर देश अपना फायदा देखने के लिए अरल सागर का सोचते नहीं है और उन नदियों को अपनी ओर मोड़ लेते हैं, इसलिए अरल सागर में बहुत कम पानी बचा है। इसके बाद एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रमुख तथ्य देखो। विश्व में सबसे जो गहरा स्थान है वह मेरियाना ट्रेंच, हमें पता है, जो फिलीपींस द्वीप समूह, जो एशिया महाद्वीप वहाँ पर स्थित है। लेकिन जो धरती का भूभाग होता है, उस पे महाद्वीपों को भूभाग में सबसे जो गहरी जगह है, वह जगह का नाम है मृत सागर। कितना है वह? समुद्र तल से 397 मीटर नीचा है। और मृत सागर कहाँ पर है? इजराइल व जॉर्डन की बॉर्डर पे स्थित है। मृत सागर में इतना खारा पानी रहता है कि वहाँ पर मछलियाँ, जीव जंतु, जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते। इतनी लवणता के कारण मृत सागर में आप जंप करोगे तो आप मृत सागर में कभी डूबोगे नहीं। मृत सागर ऐसी जगह जहाँ पर आप कितना ही जंप कर लो, आप डूबने की कोशिश करोगे तो भी नहीं डूब पाओगे। एशिया में विश्व का देखो, विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेथ वैली, मृत घाटी वो है, या फिर है जो सहारा के मरुस्थल में अल अजीजिया है। लेकिन एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वह पाकिस्तान में है, जिसका नाम जेकोबाबाद, जिसका टेम्परेचर लगभग -58 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया था। एशिया का सबसे ठंडा स्थान वह बर्कोयांस, जो कि साइबेरिया रूस में है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान वह है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका टेम्परेचर -95 डिग्री रहता है, अंटार्कटिका के पूर्व दिशा में स्थित है। एशिया का सबसे शुष्क स्थल अदन, यमन में, यहीं पर अदन की खाड़ी स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, कभी चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी मासिन राम में हो जाती है। यह जो शिलांग का पठार है, वहाँ पर गारो खासी जैनतय पहाड़ी है, खासी पहाड़ियों के नीचे स्थित है मोसिन राम और चेरापूंजी, आप ध्यान रखना। एशिया के सबसे बड़े देशों में जो सबसे बड़ा देश है वह चीन, फिर भारत, फिर कजाकिस्तान, ये आप ध्यान रखना। और एशिया के सबसे बड़े शहरों में देखा जाए, सबसे बड़ा शहर है टोक्यो, फिर दिल्ली, फिर शंघाई। शंघाई कौन सी नदी के किनारे, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में, अभी मैंने आपको करवाया। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। फिर एशिया महाद्वीप में मैंने आपको बताया था जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, उसके बाद यूएई, सऊदी अरब और ओमान, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक रेखा साइबेरिया से निकलती है, और भूमध्य रेखा जो सिर्फ इंडोनेशिया से निकलती है। एशिया में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो जापान व दक्षिण पूर्वी एशिया में होती है। एशिया में मुख्यतः जो 100% वर्षा होती है, उनमें से 90% ग्रीष्म काल में हो जाती है, लेकिन जो 10% वर्षा शीतकाल में होती है, मुख्य रूप से जापान व दक्षिण पूर्वी एशिया में होती है, आप ध्यान रखना। लिवेंट नामक जगह है जो कि पूर्वी भूमध्य सागर, पश्चिमी एशिया और पूर्वोत्तर अफ्रीका, इनके मध्य स्थित है। मतलब इनके जैसे चौराहा होता है वैसे इन सब के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें पूर्वी भूमध्य सागर, पश्चिमी एशिया और पूर्वोत्तर अफ्रीका का चौराहा कहा जाता है, किसको? लिवेंट को। यह आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व का जो सबसे गहरा गर्त मैंने आपको बताया था, वो 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर गहरा है। कहाँ पर? फिलीपींस द्वीप समूह में, प्रशांत महासागर में। और कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, आप ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादक देश वह मलेशिया। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा देश करता है? थाईलैंड। देखो, टिन उत्पादन करने वाला मलेशिया और रबड़ का उत्पादन करने वाला थाईलैंड।
विश्व में सर्वाधिक गेहूं, चावल, तंबाकू इनका उत्पादन करने वाला देश है चीन। और विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला फिलीपींस है। हम जो नारियल यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, फिलीपींस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन फिलीपींस में होता है। फिलीपींस द्वीप समूह, जहाँ पर कौन सा, मेरियाना ट्रेंच, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है, वह स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो विश्व में सिनकोना का सबसे प्रमुख उत्पादक देश वो इंडोनेशिया है। जूट का आपको पता है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हमारा भारत देश और बांग्लादेश है। विश्व में सर्वाधिक जहाज का उत्पादन देश कौन सा, जापान। क्योंकि जापान के पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, वो जापान में छोटे छोटे बच्चे भी 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे भी घड़ियाँ बना देते हैं। टेक्नोलॉजी में जापान विश्व में सबसे टॉप पर चलता है, आप ध्यान रखना। तो जहाज उत्पादन, जहाज बनाने में इनको क्या टाइम लगता होगा। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। चाचा नेहरू वहाँ पे गए थे, वो चाचा नेहरू वाली स्टोरी आपने हिस्ट्री में सुनी होगी। देखो जापान जो देश है, एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्व में स्थित देश है। और सूरज कहाँ से उदय होता है, पूर्व से। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ पर आएगी, जापान में। इसलिए जापान को क्या कहते हैं, उगते सूर्य या सूर्योदय का देश कहा जाता है। मलेशिया में जो मलक्का द्वीप है, इंडोनेशिया मलेशिया के पास में मलक्का द्वीप, ठीक है, वो मलक्का द्वीप मसालों का द्वीप है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छे मसाले होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में मसाले बनते हैं। जो हमें पता, आपको पता है, सारी जो विदेशी कंपनियाँ थी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, सब मसालों के लिए सबसे पहले व्यापार करने ही आए थे। व्यापार किसका, मसालों का ही। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया में फैक्ट्री स्थापित करी थी। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। देखो एशिया की नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि एशिया की नदियों के मुहाने ही सारी सभ्यता और संस्कृति पली है। इसलिए एशिया की नदियों को संस्कृति या सभ्यता का पालना कहा जाता है। हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ये सारे धर्म एशिया से ही निकले हैं। इसलिए एशिया को लगभग सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। किसको, एशिया को। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बोर्निया, जो मैंने आपको बताया। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इन तीनों की सीमा पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, मकाऊ। यह आप ध्यान रखना, यहाँ का जन घनत्व सर्वाधिक है। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इससे बहुत सारी नहरें निकलती है, इसलिए इसे नहरों का देश कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में ना आपको बताया था, इरारिन, न्यूसालिन वगैरह बहुत सारी नदियाँ बहती है, इसलिए नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को। हिमालय का वरपुत्र, जो नेपाल देश से कंप्लीट हिमालय पर अवस्थित होने के कारण इसको हिमालय का वरपुत्र कहा जाता है। जैसे पिता अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा करता है, वैसे नेपाल में लगभग हिमालय पे ही उनके घर है, वही उनकी रोजी रोटी का जरिया है, इसलिए हिमालय का वरपुत्र नेपाल को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, देखो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान में 50% लोग भूटिया जाति के हैं, और इन भूटिया जाति के लोगों को ड्रैगन पीपल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ की या पौधे की वजह से इसका नाम सुंदरवन है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर है, भारत में बांग्लादेश में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडेरियन है। जो चाइनीज लोग हैं, चीन वाले, वो सबसे ज़्यादा मैंडेरियन भाषा बोलते हैं, और चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी होगी, मैंडेरियन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कौन कौन से हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पहाड़ी और काला सागर। लेकिन एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले कौन कौन से हैं, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मुंडेव और अदन की खाड़ी, ये आप ध्यान रखना। मंगला बांध है जो पीओके में है। अब पीओके में कोई भी चीज़ होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें भारत वाले भी उस पर हस्तक्षेप करेंगे, पाकिस्तान वाले भी। तो ये बांध अभी पानी की वजह से इसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद बना हुआ है।